ये कहानी शुरू होती है सन 1901 से, जब विटो कॉर्लियोनी मात्र 9 साल के होते हैं और वो अपने परिवार के साथ यानी अपने बड़े भाई और माँ बाप के साथ सिसिली में रहते हैं। और विटो कॉर्लियोनी का इस वक्त नाम होता है विटो एंडिलोनी। यहाँ पर सिसिली में विटो के पिता यहाँ के एक डॉन चिचियो की इंसल्ट करते हैं और इसीलिए वो डॉन विटो के पिता को मार देता है। और जब विटो का बड़ा भाई पाउलो अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाता है तो चिचियो उसको भी मरवा देता है। और इसके बाद विटो की माँ विटो को उस डॉन के पास ले जाती है और वो डॉन से कहती है कि आपने मेरे पति को मरवा दिया क्योंकि वो आपके आगे झुका नहीं। आपने उसके बड़े बेटे को मरवा दिया क्योंकि उसने बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन ये मेरा छोटा बेटा विटो, ये तो मात्र 9 साल का है, इससे आपको कोई खतरा नहीं है। लेकिन डॉन चिचियो कहता है कि आज नहीं है, लेकिन कल को जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये बदला जरूर लेगा और वो उसे भी मारना चाहता है। लेकिन विटो की माँ अपनी कुर्बानी देकर उसे वहां से भागने के लिए कहती है और इस तरह से विटो वहां से भाग जाता है। और डॉन चिचियो उसकी माँ को, बाप को और उसके बड़े भाई को सबको मार चुका है। लेकिन विटो भागने में कामयाब हो जाता है और एक आदमी की मदद से वो न्यूयॉर्क आ जाता है। और न्यूयॉर्क आने के बाद वो एलिस आइलैंड पर एक नए नाम से अपनी जिंदगी शुरू करता है। पहले उसका नाम विटो एंडिलोनी था, लेकिन अब वो अपना नाम विटो कॉर्लियोनी रखता है। और वो अपने नाम के आगे कॉर्लियोनी इसलिए लगाता है क्योंकि इटली देश के जिस शहर के जिस नगर में वो रहता था उस नगर का नाम था कॉर्लियोनी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और साल आता है सन 1917। इस वक्त विटो कॉर्लियोनी 26 साल का है। उसकी पत्नी है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम सनी होता है। विटो बहुत ही शरीफ होता है, वो एक जगह जॉब करता है, लेकिन डॉन फलूची की वजह से उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है क्योंकि जिस जगह विटो जॉब करता था फलूची उस जगह आकर उस जगह के ओनर को ये बोलता है कि तुम्हें मेरे भांजे को जॉब देनी पड़ेगी। और मजबूरी में आके विटो के ओनर को डॉन फलूची के भांजे को जॉब देनी पड़ती है, जिस वजह से विटो की जॉब छूट जाती है। अब विटो के पास एक दिन उसका पड़ोसी क्लेमेंजा आता है। उसने दरअसल विटो को एक सामान रखने के लिए दिया था। वो विटो से बोलता है क्या तुमने उस सामान को खोल के देखा? विटो कहता है कि जो चीजें मेरे काम की नहीं होती मैं उनमें इंटरेस्ट नहीं लेता। क्लेमेंजा बोलता है कि मैं तुम्हें एक कालीन गिफ्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारी पत्नी को ये बहुत अच्छी लगेगी। हालांकि विटो नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बोलता है कि जो तुमने मेरी मदद की है उसके बदले मैं तुम्हें एक शानदार कालीन दूंगा। और वो उसे एक घर के बाहर ले जाता है और वहां पहुंचकर बोलता है कि ये मेरे दोस्त का घर है, लगता है शायद वो चाबी अपने साथ ही ले गया। और वो उस दरवाजे को अपने चाकू से खोलता है और अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर एक शानदार कालीन बिछी होती है और क्लेमेंजा और विटो उस कालीन को लपेटना शुरू कर देते हैं। तभी बाहर ये दिखाते हैं कि कोई आदमी आता है, शायद ये पुलिस वाला होता है। और उसे देखकर क्लेमेंजा अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन वो आदमी अंदर किसी को भी नहीं देख पाता और वो वहां से चला जाता है। दरअसल ये एक चोरी होती है जिसके बारे में विटो को कुछ भी पता नहीं होता। और इसके बाद विटो कॉर्लियोनी भी उसके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सन आता है 1920। अब तक विटो के 2 और बेटे हो चुके हैं और अब उसके 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा सोनी, उसके बाद फ्रीडो और सबसे छोटा बेटा माइकल। अब यहाँ का जो डॉन फनुची होता है, जिसकी वजह से किसी वक्त में विटो कॉर्लियोनी की जॉब छूट गई थी, उसका ध्यान इनके ऊपर जाता है और वो विटो कॉर्लियोनी से कहता है कि आजकल तुम बहुत माल उड़ा रहे हो और मुझे मेरा हिस्सा चाहिए क्योंकि ये इलाका मेरा है। विटो सेल्वाटोरे और क्लेमेंजा के पास जाता है जो उसके काम में उसके पार्टनर हैं और वो उन्हें सारी बात बताता है। वो कहते हैं कि हमें उसे हिस्सा देना ही पड़ेगा, लेकिन विटो कहता है कि नहीं, वो एक है और हम 3 हैं। पर फिर भी उसके दोस्त उसकी बात नहीं मानते। विटो बोलता है कि ठीक है, तुम अपने पैसे मुझे देना और मैं उससे मना लूंगा। विटो फनुची से मिलने अकेला जाता है और उसे $100 देता है। वो कहता है कि $100 कम है। विटो कहता है कि अभी मेरा काम अच्छा नहीं है, मैं दे दूंगा। वो कहता है कि तुम बहुत हिम्मत वाले हो और फनुची वहां से चला जाता है। और जब वो अपने घर पहुंचता है तो विटो भी उसका पीछा कर रहा होता है। दरअसल उसने पैसे उसे इसलिए दिए होते हैं ताकि वो उसका पीछा कर सके। और जब वो देखता है कि आसपास कोई भी नहीं है तो विटो कॉर्लियोनी फनुची को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। और इस तरह से फनुची का, जो कि यहाँ का डॉन है, उसका अंत हो जाता है। और धीरे धीरे विटो कॉर्लियोनी का नाम फैलना शुरू हो जाता है और वो अब एक रेप्यूटेटेड पर्सनैलिटी है। एक दिन उसकी पत्नी की दोस्त उसके पास मदद मांगने के लिए आती है। दरअसल ये एक विडो होती है
और वो वीटो कॉर्लियोनी से बोलती है कि हमारे पास एक कुत्ता है जिसकी वजह से हमारे पड़ोसियों को प्रॉब्लम थी और वो चाहते थे कि हम उसे निकाल दें, लेकिन मेरे बच्चे उस कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं और हमने उसे छुपा दिया। और जब हमारे मकान मालिक को ये बात पता चली तो वो इस बात से नाराज हो गया और अब वो हमें उस घर से निकाल रहा है। वीटो कॉर्लियोनी बोलता है कि अगर तुम्हें दूसरे घर के लिए पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। वो बोलती कि नहीं, मैं उस घर को नहीं छोड़ना चाहती, मैं वहीं रहना चाहती हूँ। और वीटो कॉर्लियोनी उसके मकान मालिक से मिलते हैं। वो उसे बोलते हैं कि वो एक गरीब विधवा है, उसको उसके घर से मत निकालो, और अब उसने कुत्ते को भी घर से निकाल दिया है तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। वो कहता है कि वो घर मैं किसी और को दे चुका हूँ जिसके लिए मैं $5 एडवांस ले चुका हूँ। वीटो कॉर्लियोनी उसे $6 देता है और कहता है कि उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए और 6 महीने तक तुम उससे किराया लेने के लिए नहीं जाओगे, और हाँ, कुत्ता भी वही रहेगा। ये बात सुनने के बाद उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। लेकिन वीटो कॉर्लियोनी कहता है कि देखो, तुम मेरा ये काम कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे काम आऊंगा और अगर तुम चाहो तो किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकते हो। और वीटो कॉर्लियोनी उसे $6 देकर वहां से चला जाता है। वो आदमी पूरे मोहल्ले में वीटो कॉर्लियोनी के बारे में पूछता है और जब उसे उसकी असलियत का पता चलता है तो वो वीटो कॉर्लियोनी के ऑफिस आता है और उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि डॉन कॉर्लियोनी, मुझसे गलती हो गई, और वो उनके $6 भी वापिस कर देता है क्योंकि वो डर चुका होता है। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। धीरे धीरे वीटो कॉर्लियोनी और उसके दोस्त ऑलिव ऑयल के बिजनेस में आ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सन आता है 1923 का। वीटो कॉर्लियोनी अपने परिवार के साथ सिसिली, जहां उसने अपने पूरे परिवार को खोया था, उसी शहर में दोबारा जाता है और वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर डॉन चिचियो के पास जाता है क्योंकि वो ऑलिव ऑयल के बिजनेस के बारे में उससे कुछ बात करना चाहते हैं। और डॉन चिचियो वही इंसान है जिसने वीटो कॉर्लियोनी के पूरे परिवार को मारा होता है, लेकिन डॉन चिचियो उसको नहीं पहचान पाता क्योंकि उस वक्त वो मात्र 9 साल का था। डॉन चिचियो वीटो कॉर्लियोनी से उसके पिता का नाम पूछता है और वो उसे अपने पिता का नाम बताता है और उसी वक्त वो उसे मार देता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे बदला लोगे। और इस तरह से वीटो कॉर्लियोनी अपने बड़े भाई का, अपने पिता का और अपनी माँ की मौत का बदला उससे ले लेता है। और जब वो दोनों वहां से भाग रहे होते हैं तो वीटो कॉर्लियोनी के पार्टनर के पैर पर गोली लग जाती है, लेकिन वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वक्त बीतता रहता है और साल आता है सन 1941 का, और अब वीटो कॉर्लियोनी गॉडफादर के नाम से जाने जाते हैं। उसके तीनों बच्चे बड़े हो चुके हैं और आज वीटो कॉर्लियोनी यानी कि गॉडफादर का जन्मदिन होता है और उसके जन्मदिन पर उसके सभी बच्चे उसे मुबारकबाद देते हैं। और ये वो वक्त होता है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है। पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ है, इसीलिए माइकल अपना कॉलेज छोड़ देता है और वो कहता है कि मैं यूएस मरीन ज्वाइन कर रहा हूँ। इस बात से उसके बड़े भाई सनी और टॉम हिगन, जिसे गॉडफादर ने अडॉप्ट किया है, वो हैरान हो जाते हैं। टॉम हिगन सनी को बोलता है कि तुम्हारे पिता को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और मैंने और उन्होंने कई बार तुम्हारे फ्यूचर के बारे में डिस्कशन किया है। माइकल बोलता है कि अपने फ्यूचर को लेके मेरे भी काफी सारे प्लान्स हैं। फ्रूडो माइकल को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और तभी बाहर उनके पिता वीटो कॉर्लियोनी आ जाते हैं और वो सब के सब बाहर चले जाते हैं और यहाँ डाइनिंग टेबल पर माइकल अकेला रह जाता है। इसी के साथ ये कहानी, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक आम इंसान वीटो कॉर्लियोनी गॉडफादर बन गया, यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी के आगे जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक्स पर क्लिक करें और आगे की कहानी को भी देखें।